ठीक है, चलें बच्चों। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट पेपर तो उसके क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, जिसको डाउट हो बच्चों बताए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ और बच्चों ध्यान रहे आपस में कोई भी डिस्कशन ना करे, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, उसे बच्चों देखें। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत? सेकंड में बच्चों किसी को डाउट? देखते हैं, देखो। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद स्पीड v नॉट एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। बच्चों इसमें तुम्हें ये दिया है, जैसे मान लो तुमने एक बॉल को फेंका, v नॉट स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, फ्रॉम सेम पॉइंट एट सेम इंस्टेंट पर्सन। यहीं पे मान लो बच्चों एक बंदा दौड़ना शुरू कर देता है v स्पीड से, वो उस बॉल को कैच कर रहा है। तो बच्चों मान लो जैसे मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका, मेरे बगल में एक बंदा खड़ा है, वो दौड़ के उसको पकड़ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? मैंने फेंका, बंदा उसे दौड़ के पकड़ रहा है। अब बच्चों समझो, ये बंदे की स्पीड फिक्स है v, बॉल की अगर मैं इधर की स्पीड निकालूं तो v नॉट कॉस थीटा। बच्चों बताओ प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल फिक्स रहती है या बदलती है? फिक्स। अब मान लो बच्चों ये ज़्यादा हुई तो इस बंदे से ये आगे निकल जाएगी। जैसे मान लो ये 5 है, ये 7 है, तो ये स्पीड इससे ज़्यादा है तो ये हमेशा इससे आगे रहेगा, कभी पकड़ नहीं पाएगा। मान लो ये 15, ये 7, तो बंदा उससे आगे रहेगा, बॉल को कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर वो बॉल को पकड़ना चाहता है, अगर वो बॉल को पकड़ना चाहता है तो उसकी ये वाली स्पीड और बॉल की ये वाली स्पीड इक्वल होनी चाहिए। तो बॉल की ये वाली स्पीड v नॉट कॉस थीटा किसके बराबर होनी चाहिए? ये v नॉट बाई 2 दे रखा है, तो v नॉट बाई 2 के बराबर। ठीक है, v नॉट कट गए, कॉस थीटा बच्चों हाफ, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ पाए बच्चों? तो इधर रफ्तार कितनी है? v नॉट कॉस थीटा, बंदे के दौड़ने की रफ्तार v नॉट बाई 2। अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो वो उसको पकड़ लेगा। हमने बराबर किया, आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। बताओ बच्चों कहीं कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, इसमें बच्चों किसी को डाउट? फोर्थ बच्चं देखते हैं। द विड्थ ऑफ ए रिवर इज 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बॉल बैट इन स्टिल वाटर 5, मिनिमम टाइम। देखो मयंक समझना, मयंक आपको डाउट ना? हाँ देखो, 1 किलोमीटर विड्थ है, 1 किलोमीटर, और तुम्हारी रफ्तार कितनी है? 5। तो तुम कम से कम टाइम में अगर क्रॉस करना चाहते हो तो तुम अपनी पूरी कैपेसिटी केवल क्रॉस करने में लगाओ। तो तुम ऐसे चलोगे 5 की रफ्तार से, तुम्हें चलना कितना है? 1। तो तुम्हें टाइम कितना लगेगा? 1/5, लेकिन ये आवर्स में। इसको मिनट्स में चेंज करोगे तो इंटू 60, 12 मिनट्स। आंसर क्या आ जाएगा? 12 मिनट्स। बोलो मैं कोई डाउट हो? समझ गए ना बच्चों? 5 रफ्तार है तो हम पूरी कैपेसिटी क्रॉस करने में लगा देंगे, तो सीधा ऐसे जाएंगे, हो पाएगा। ठीक, ओके बच्चों फिर बताओ फिफ्थ, इसमें कोई डाउट? फिफ्थ में देखो, इसमें पूछा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है? उनका एडिशन, उनका एडिशन। और यूनिट वेक्टर से क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। तो अब इसे जोड़ो, तो 4 और -1 कितना बचेगा? 3i। 4 और -1 कितना बचेगा? 3i। तो ये बचा 3i। फिर देखो 3j और 3j कितना हो गया? 6j। फिर 6 और -8 कितना बचेगा? -2 के। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो 3 स्क्वायर 36, 4, 7।
तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसको 7 से डिवाइड मार दो, इसको 7 से डिवाइड मार दो तो आंसर हो जाएगा 3i + 6j - 2k अपॉन 7। तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास होगा फर्स्ट। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो इसमें? ठीक है ना? ओके बच्चों अब मुझे बताओ 6th, इसमें कोई दिक्कत? 7th देखते हैं। ए कॉइन इज ड्रॉप इन ए लिफ्ट, इट टेक t1 टाइम टू रीच द फ्लोर व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, तो बच्चों हमने छोड़ा, रुकी हुई लिफ्ट है तो कितना टाइम ले रहा है? t1। इट टेक t2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाओ, बाकी इस टॉपिक के क्वेश्चन हम आज करेंगे, बट अब समझो हमने ड्रॉप किया वो ऐसे नीचे आ रहे, बच्चों मान लो मैंने ऐसे ड्रॉप किया वो इधर टकरा गई। अब मान लो बच्चों फ्लोर ऊपर आने लगे, फ्लोर ऊपर आने लगे तो मैंने ऐसे गिराया, ये ऊपर आ रहा, तो अब कम टाइम में टकराएगा कि जल्दी या ज्यादा में? बच्चों मान लो ये मैंने गिराया, ये इधर टकरा रहा है, पर मान लो जमीन ही ऊपर आने लगे तो जल्दी टक्कर होगी या बाद में? जल्दी। तो पहले के कंपैरिजन में अब जल्दी टक्कर हो जाएगी। तो पहले टक्कर हो रही थी t1 में, अब t2 में, तो t2 कम टाइम लेगा, कम टाइम लेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि अब वो ऊपर आने लगा है, ऊपर आने लगा है तो जल्दी टकरा जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। 8th बच्चों, 8th में कोई डाउट? 9th बच्चों इसमें कोई डाउट? 10th बच्चों? 11th में किसी को डाउट? जिसको डाउट है बोले आराम से। 11th, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखो रेंज अगर लिखोगे तो u² sin 2 × 45 अपॉन g, यानी कि u²/g। ठीक है, अब हाइट लिखोगे तो u² sin² 45 अपॉन 2g, यही फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा? 1/2, तो u²/4g। अब दोनों को डिवाइड कर दो, r/h 4। अब चेक करते हैं, तो r = 4h। समझ गए ना? देखो कहीं दिक्कत हो इस पर? ओके ठीक। 12th बच्चों इसमें कोई डाउट है? देखो बोलो। हाँ हाँ, तो भी देखो वो तो अपने ऊपर है हम कैसे सॉल्व करें, मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलेगा। ठीक है, ओके। 12th बच्चों देखो, ए बॉडी कैन हैव एक्सीलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों सही है। जैसे हमने मान लो फेंका, तो टॉप पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी क्या होती है? टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर ऐसे फेंक रहे हैं सीधा, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। और एक्सीलरेशन ग्रेविटी का, तो 0 वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन हो सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही। अब दूसरा देखो, ए बॉडी इज मोमेंटरी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी सही है। जब पार्टिकल मतलब मोमेंटली रेस्ट पे होता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वो चीज़ भी सही है। तो दोनों सही है, उस हिसाब से देख लेना जो भी आंसर हो। ठीक है, ओके बच्चों बताओ 13, इसमें कोई दिक्कत? 14, 15, 13 में डाउट है? देखो 13 ये रहा, ये एक रिजल्ट है, जस्ट याद रख सकते हो। जब हम 45, ये टॉपिक शायद अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं तो रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोनों एंगल का एडिशन 90 हो। तो अभी देखते हैं, दोनों का अगर ऐड करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 90, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज सेम होती है, तो आंसर हो जाएगा 1:1। तो ये टॉपिक अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा तो बस मान सकते हो।
हाँ 12th में शायद कोई कुछ पूछ रहा था, देखिए मैं देख लेता हूँ। 12th जो अभी असर्शन रीजन वाला किया था वही है ना, ठीक है बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ए ट्रू बी फॉल्स वो गलत हो गया, ए फॉल्स बी ट्रू वो गलत हो गया, दोनों सही है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन तो उतना नहीं कर रहा है क्योंकि जरूरी नहीं कि रिवर्स करे। जैसे मान लो कोई पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट पे एक्सीलरेट, या मान लो मैंने इसको छोड़ दिया तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 0 बट एक्सीलरेशन, तो यहाँ तो उसने कोई रिवर्स नहीं लिया, तो रिवर्स लेने की वजह से ही हो वैसा तो नहीं है। तो अब समझो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड का उससे हमेशा मैच करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आंसर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 4th। इन्होंने क्या दिया, ठीक है ना, और चेक करो बच्चों कोई दिक्कत हो, ठीक है। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों, चलो फर्दर देखते हैं। 14 में कोई दिक्कत बच्चों, 15 16 बच्चों, 17 16 में डाउट है पूछो आराम से, ठीक है। ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस 100। तो याद करो बच्चों जब मैंने रिजल्ट्स लिखवाए थे तो रेंज मैक्सिमम ये रही, तो जब तुम ज़्यादा दूर से दूर फेंकना चाहते हो तो तुम किस एंगल पे फेंकोगे 45। अब बच्चों मैंने कहा कि भाई तुम्हें इसे ऊंचे से ऊंचा फेंकना है तो किस तरफ फेंकोगे, वर्टिकली। तो वर्टिकली फेंकोगे तो एंगल क्या होगा 90 एंगल होगा, तो हाइट क्या आएगी u²/2g। बच्चों बताओ दोनों में किसका फर्क है 1/2 का, देखो u²/g u²/2g, क्योंकि 90 एंगल रखोगे फिर। अब समझो मान लो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 50, क्योंकि बाई 2 का फर्क है। ये अगर 200 होता तो ये कितना होता 100, तो बस वो हो जाएगा। तो नहीं, उस प्रोजेक्टाइल में तो ये वाला आ जाएगा 45 लोगे तो 25 आएगा। एक बार लैंग्वेज और रीड करते हैं फिर मैं और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, लैंग्वेज देखो, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन। तो इसका मतलब ये कि वो उस प्रोजेक्टाइल में हाइट नहीं पूछ रहा। अगर उस प्रोजेक्टाइल में पूछता तो वो ये बोलता कि हाइट इन अबव केस, तो फिर हम 45 लेके सॉल्व करते। हाँ अब समझो जिससे हमने ऐसे फेंका, अब हम उसी को बिल्कुल वर्टिकल फेंक रहे हैं, तब हाइट निकालनी। हाँ बोलो। ये वाला केस है, इसमें वो प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इसकी प्रिंट पूरा वैसा हो गया। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इनिशियल वैल्यू द मैक्सिमम हाइट रीच बाय दिस प्रोजेक्टाइल, तो इसमें आंसर आएगा 250, ठीक है ना, बाय दिस प्रोजेक्टाइल, ठीक है बच्चों। अभी ये क्लियर है, ठीक। फिर देखो 17 बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को, 17 18 बच्चों, अगर हाँ पूछो, अगर डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। एन आर्टिलरी पीस विच कंसिस्ट शूट्स इट्स सेल्स विथ सेम मजल स्पीड हैज ए मैक्सिमम रेंज r, ठीक है भाई। टू हिट ए टारगेट विच इज r/2 फ्रॉम गन ऑन द सेम लेवल एलिवेशन एंगल ऑफ गन। बच्चों लैंग्वेज बस ऐसी दे रखी है, क्वेश्चन आसान सा ही है। देखो लैंग्वेज ये है कि जैसे कोई गन है, आर्टिलरी वगैरह ये सब गन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोई टारगेट है r/2 डिस्टेंस पे, यही शायद दिया, एक बार और देखते हैं। हाँ मैक्सिमम रेंज r है, तो अब समझो इस गन से हम कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे हिट कर सकते हैं r पे। तो मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी जब एंगल कितना हो 45। तो इन्होंने ये कहा है कि अपने पास कोई गन है, उस गन से मैक्सिमम हम मान लो 100 मीटर दूर तक हिट कर सकते हैं। तो 100 मीटर हमें कब मिलेगा जब 45 पे फेंकेंगे। अब हमें चाहिए कि कोई टारगेट 50 पे, तो उसको हिट करने के लिए किस एंगल पे चलाएं। मैक्सिमम तो 100 है लेकिन कोई टारगेट r/2 पे, तो हम किस एंगल पे चलाएं। तो बच्चों मान लो हम थीटा एंगल पे चला रहे हैं, तो अब समझना देखो
रेंज अगर 45 लेके चलते हैं तो आर आ रही 90 आ रहा, हमें उससे आधी रेंज चाहिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी ये 1 आ रहा, तो इसको 1 की जगह क्या करना पड़ेगा 1/2। 1/2 कब होगा, जब एंगल कितना हो 30 डिग्री। 30 डिग्री होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 15 डिग्री, क्योंकि 2 × 15 30 हो जाएगा, साइन 30 हाफ हो जाएगा। तो अब एंगल अगर 15 डिग्री हो जाए तो 15 × 2 30, साइन 30 हाफ, तो 1 का 1/2 हो जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में हमें रेंज कितनी मिल जाएगी, आधी, और वही हमें चाहिए। तो हमें किस एंगल पे फायर करना चाहिए, 15 डिग्री पे। समझ गए ना, बोलो कोई दिक्कत हो, ठीक। ओके बच्चों 18 नंबर, इसमें कहीं कोई दिक्कत। 19 नंबर बच्चों, 19 देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, वही क्वेश्चन है, देखना। y = ax - bx², ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन, वो निकालना, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बच्चों निकालना, ठीक। अब बच्चों अपने ऊपर है, हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमा से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं एक बार मैक्सिमम मिनिमा से कर रहा हूँ। बच्चों मैक्सिमम हाइट चाहिए, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या फंडा होता है, डिफरेंशिएशन, a - 2bx 0। तो अब x यहाँ से क्या आ गया, a/2b। तो इस पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ होगा। फिजिक्स में जो चाहिए होता है वही होता है। चाहो तो डबल डिफरेंशिएट कर देना, करोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब मैक्सिमा है। अब इसको यहाँ रख दो, तो x पे अपना क्या होगा, मैक्सिमा। तो y मैक्स क्या होगा, a × a/2b b a² / 4b²। x की जगह ये रख दिया। अब देखो एक b कट गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा a² / 4b। तो y की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मतलब हाइट की मैक्सिमम वैल्यू ये है। और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट एक मेथड ये हो गया। और बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। बच्चों ये था 19। 20 बच्चों, 20 देखो, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखना। x = 60, y = 80 - 5t², ठीक है। अब बच्चों समझो, x का डिफरेंशिएशन देता है x की वेलोसिटी कितनी आई 6, y का डिफरेंशिएशन देगा y की वेलोसिटी। अब बच्चों समझो, x की वेलोसिटी तो 6 फिक्स है। अगर मैं y की इनिशियल वेलोसिटी निकालता हूं, तो इसमें टाइम 0 रखूंगा तो कितनी आ जाएगी 8, टाइम 0 रखूंगा तो 8। अब प्रोजेक्टाइल पे जाते हैं, y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8, ये कितनी है 6, ये 6, ये 8। तो बच्चों थीटा लिखोगे, थीटा तो परपेंडिकुलर बाई दिस 8/6 या 4/3 या 53। बच्चों फिर समझो, इसका डिफरेंशिएशन x की वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन y की वेलोसिटी। इनिशियल देखोगे तो 8 है, 8 6, तो tan थीटा होना चाहिए 8/6 यानी कि 4/3 यानी कि 53, या आंसर 4/3 इनवर्स। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो इसमें अभी, ठीक है। बच्चों फिर मुझे बताओ 21, इसमें किसी को डाउट, 22, 23, 24 देखते हैं। At what angle with the horizontal should a ball thrown so that range is related r = 5t², ठीक है ना, r = 5t²। तो बच्चों बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, r = 5t², रेंज u², 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, 5 t² बच्चों क्या होगा 2 u sin थीटा, तो 4
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, 2u साइन थीटा बाई जी, उसका स्क्वायर ये आ गया, एक जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, साइन थीटा कट गया। अब बच्चों देखो 2 से ये 2 टाइम्स 10 और जी भी कट गए, तो सब कट गए, कुछ नहीं बचा। cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये बचा, तो 1 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा कितना हो गया 45, तो एंगल कितना होना चाहिए 45। देखो रेंज इक्वल टू 5t स्क्वायर, समझ पा रहे हो ना, बस वैल्यू रख दी बच्चों। टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी, उसका स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, फिर मुझे बताओ 25th, इसमें कोई दिक्कत? देखते हैं। A ball is projected from ground at angle theta with horizontal. After 1 second it move 45 with horizontal and 2 second horizontally. ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो बच्चों याद करो ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी था और जो मैंने एक सीट दी थी उसमें भी था। बच्चों फेंकने के 2 सेकंड पे वो हॉरिजॉन्टल है और 1 सेकंड पे 45 एंगल बना रहा है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। क्वेश्चन में दिया है कि फेंकने के 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल है, 1 सेकंड पे 45 बना रहा है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताना। क्लियर है? बोलो बच्चों। अब बच्चों मुझे बताओ 2 सेकंड पे अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर फेंकने की रफ्तार क्या हो? 20, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम 2 सेकंड है, तो ऊपर वाली रफ्तार 20। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों समझो, यहां 20 है, 1 सेकंड बाद ये रफ्तार क्या हो जाएगी? 10। 45 एंगल कब होता है? जब दोनों स्पीड बराबर हो, तो ये भी 10, और ये स्पीड हमेशा ही फिक्स रहती है, कभी भी निकालोगे तो क्या होगी? 10। अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 10 रूट 5। अब मैच कराते हैं, तो मैच कराओगे तो बच्चों 2n रूट इस तरह से लिखो, तो 2 इंटू 5 रूट 5, तो n कितना हो जाना चाहिए? 5। n कितना हो जाएगा? 5। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ओके बच्चों, अब मुझे बताओ इस पेपर में किसी का कोई डाउट रह गया हो? पूछे आराम से, कोई भी और डाउट किसी को बच्चों? ओके अब बच्चों मुझे बताओ इसमें 50 से ऊपर नंबर किसी के हैं? तुम्हारे कितने हैं? ठीक है, तुम बोलो। पास पास बैठे थे क्या? अच्छा ठीक है, तुम्हारे? ओके, और 71, चलो अच्छा। और कोई? तो बच्चों पेपर ये काफ़ी आसान था, और जो हम क्लास में पढ़ते हैं उससे तो काफ़ी आसान था। तो बच्चों जैसे कल पीटीएम में आपके पेरेंट्स से भी मैं मिला, मार्क्स कई बच्चों की बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कम पढ़ो और उसे स्टेबलाइज करो, अच्छे से पढ़ो। आयुष तुम्हारा ध्यान किधर है? ठीक ना, तो इधर देख लो। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ओके। तो खैर बच्चों समझो, हाँ मैं क्या डिस्कस कर रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, कम पढ़ो लेकिन उसे अच्छे से समझ के पढ़ो। आपने 50 क्वेश्चन उल्टे सुल्टे तरीके से सॉल्व कर लिए, याद एक भी नहीं है, वो बेकार। 50 की जगह तुमने मान लो 10 क्वेश्चन किए लेकिन समझ लिए हैं, वो आते हैं, कभी भी आपसे पूछे जाए आप कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत डेटा मॉडिफिकेशन कर लिया जाए वो आप कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कुछ और पूछा जाए कर सकते हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने 10 कर लिए, अब 10 जैसे और 100 क्वेश्चन होंगे वो तुम कर लो। 50 किए लेकिन ढंग से नहीं किए, कहीं भी कुछ भी उल्टा सुल्टा कर लिया, वो कभी फ़ायदा नहीं देता। तो उसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्टमेटिक पढ़ो, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना आपको आता है नहीं आता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए बच्चों होमवर्क कॉपी प्रॉपर बनाओ और हर क्वेश्चन की टैगिंग करो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमने यहाँ किया,
जब तुम अपने मॉड्यूल में देखते हो कि सारे क्वेश्चंस प्रॉपर पेज नंबर के साथ तुमने लिख रखे, तो अपने आप अंदर से लगता है कि मैंने पूरा मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व किया, और वो कॉन्फिडेंस देता है। दूसरी चीज़, जिन क्वेश्चंस को आपको बहुत मुश्किल से सॉल्व हुआ है, बार बार आप अटक रहे हो, उन पे स्टार लगा के रखो, क्योंकि जिनमें आप बार बार अटक रहे हो उन पे हमेशा अटको। जैसे अब जो लास्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला डिस्कस किया, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन हमने एक साथ डिस्कस किए थे, एक दो अपनी सीट में थे, एक दो मॉड्यूल में थे। तो वही अगर ये आपको पता है कि हाँ मैं इस पे अटकूंगा, तो आप इसे मार्क करके रख रहे हो तो वो अच्छे से कर पाओगे। जबकि इसमें डेटा भी चेंज नहीं है, आप देखोगे डेटा यही है जो मैंने दे रखा है, उसमें भी यही डेटा था। तो खैर ठीक है, आगे से बच्चों रेगुलर एक तो होमवर्क कॉपी लेके आनी है, प्रॉपर टैगिंग करनी है, और वो मैं चेक भी करता रहूँगा, तो वो नेक्स्ट टर्म से रेगुलर कॉपी लेके आएँ, और भले ही पुराना जो भी किया हो लेकिन अब से सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर करें, ठीक है। अब बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसे बच्चों समझते हैं। तो बच्चों अब हम लिफ्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हेडिंग बच्चों लिख लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिफ्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिफ्ट। तो बच्चों रिलेटिव मोशन में ये लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट, इसमें कहाँ तक दिया हुआ है, नहीं चैप्टर कहाँ तक है, लास्ट चैप्टर क्या है बस ये बताओ। एनएलएम तक ना, ठीक है। हाँ बोलो बच्चों, कोई कुछ, कौन सा हो सकता है आज चालू हो जाए वरना कल पक्का हो जाए, यही एनएलएम, ठीक है। बच्चों ये बताओ, मॉड्यूल आप में से सबके पास अवेलेबल है? कोई है जिसके पास नहीं हो? शायद तुम पे, अच्छा तुम पे भी है, और कोई है जिस पे नहीं हो? है ना सब पे? बस ठीक है, पूछ रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। हेडिंग लिख ली बच्चों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिफ्ट, ठीक। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे ये लिफ्ट है 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही, 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही, इसमें मान लो एक नट बोल्ट लगा है, इससे मान लो बच्चों यही लिफ्ट है, इसमें मान लो यहाँ कोई नट बोल्ट लगा है, ये कितना है 5 मीटर, ये कितना है 5 मीटर। तो बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है, जैसे लिफ्ट है, ये क्या है, एक लिफ्ट मान लो, उस लिफ्ट की हाइट कितनी है 5 मीटर, एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, बोल्ट डिटैच फ्रॉम लिफ्ट, बोल्ट डिटैच फ्रॉम लिफ्ट at t equal to 0, bolt detach from lift at t equal to 0, then find time when it strike floor of lift। वापस रिपीट कर रहा हूँ, bolt detach from lift at t equal to 0, then find time when it strike floor of lift, bolt detach from lift at t equal to 0, then find time when it strike floor of lift, find time when it strike floor of lift। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग समझो। बच्चों मान लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट में मान लो यहाँ बोल्ट लगा है, लिफ्ट 10 की रफ्तार से नीचे आ रही, तो उस बोल्ट की रफ्तार क्या होगी 10, क्योंकि अगर कम होगी तो वो पीछे रह जाएगा, ज्यादा होगी आगे निकल जाएगा, मतलब उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए 10। अब मान लो बच्चों वो उससे डिटैच हो गया, तो डिटैच होने के जस्ट बाद, डिटैच होने के जस्ट बाद उसकी रफ्तार क्या होगी 10। बच्चों मैंने आपको बताया है, मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज अलग होती है तो वो अपनी वेलोसिटी साथ लेके जाती है, वेलोसिटी साथ लेके जाती है, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों मान लो सॉल्विंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व कर,
लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों बताओ लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, किस तरफ है, डाउन। लेट से बच्चों नीचे प्लस ऊपर माइनस मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट कितनी है, नीचे 10 मतलब +10। बच्चों बताओ उस बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किस तरफ, तो +10। बच्चों बताओ लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या है, तो बच्चों फिक्स स्पीड है 0। लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या है, 0, क्योंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड दे रखी। अब बच्चों बताओ बोल्ट का एक्सीलरेशन क्या है, 10, क्योंकि वो हवा में, हवा में कोई चीज आ गई तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी का, नीचे मतलब +10। ठीक है। अब बच्चों समझो, मान लो मैं लिफ्ट में ऐसे खड़ा हूं, यहां से कोई चीज गिर के इधर टकरा रही, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, 5 मीटर। तो मेरे लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 नीचे यानी कि +10। ये क्लियर है? बोलो बच्चों वापस समझो, लिफ्ट की रफ्तार 10, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 क्योंकि फिक्स वेलोसिटी है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 नीचे, पार्टिकल का इनिशियल एक्सीलरेशन 10 नीचे। अब बच्चों बताओ वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दिस माइनस दिस, ub माइनस ul कितना हो जाएगा, 0। एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, 10। डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम निकालना, u a s तीनों पता है, टाइम निकालना। बच्चों क्या फॉर्मूला लगाओगे, करो बताओ क्या आ रहा है, कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, एक बार करो। बता रहा हूँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट में खड़े होके देख रहा है कोई, तो उसे क्या डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। तो मान लो मैं लिफ्ट के अंदर, पार्टिकल ऐसे गिरा, तो मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, जो ये हाइट है 5, वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। अच्छा ये मैंने गलत लिखा है बच्चों, करेक्ट कर लेना, ये 5 होगा बच्चों, ये करेक्ट कर लेना, ये 5 होगा, ठीक है ना, 5 कर लेना बच्चों, 5 से सॉल्व करना। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड। शुरुआत से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिफ्ट फिक्स स्पीड 10 से नीचे जा रही है, तो उसका हर एक हिस्सा 10 से नीचे जाएगा। बोल्ट डिटैच हुआ तो उसकी रफ्तार भी क्या होगी, 10। तो लिफ्ट की रफ्तार 10, उसका एक्सीलरेशन 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो बोल्ट डिटैच हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10। अब वो जैसे ही हवा में आ गया तो ग्रेविटी का लगेगा, तो एक्सीलरेशन 10। अब 10 और 10 सेम डायरेक्शन में रिलेटिव कम होता है तो 0। 10 और 0 रिलेटिव कितना आ गया, 10। अब डिस्प्लेसमेंट, बोल्ट ऐसे गिरेगा तो लिफ्ट के अंदर खड़े होके देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा, 5, तो डिस्प्लेसमेंट 5। अब मुझे टाइम लिखना है, तो s इक्वल टू 0t हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से मेरे पास टाइम कितना आ गया, 10/10 मतलब 1 का √1। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत। अब बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पार्ट वाइज पूछ लिए जाते हैं, जैसे बच्चों बोल्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा ग्राउंड से देखने पे, 10 डाउनवर्ड। लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0, ठीक है। बोल्ट का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन 10। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें पूछ ली जाती हैं, समझ गए ना बच्चों। अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत, चले आगे बच्चों, कर लो फटाफट, ठीक है। बच्चों इसे मैं हटा देता हूं। अब बच्चों अगर इस तरह का सिमिलर सिचुएशन हो, बच्चों याद करो h हाइट से कोई चीज गिरती है, h हाइट से कोई चीज गिरती है तो नीचे पहुंचने में कितना टाइम लेती है, √2h/g। तो 2
h/g कितना टाइम आया 1 सेकेंड। तो बच्चों अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी दोनों को सेम मिल जाती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर होगा। मतलब क्या है समझ, अगर ये 10 की जगह 20 से नीचे आ रही होती तो यहाँ 20 यहाँ 20, रिलेटिव जीरो, आंसर वही आता। 30 से नीचे आ रही होती, आंसर वही आता। नीचे की जगह अगर ऊपर जा रही होती तो आप यहाँ लिखते 20 ऊपर 20 ऊपर, रिलेटिव जीरो, आंसर वही आता। तो अगर लिफ्ट फिक्स स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है तो आप चाहो तो डायरेक्ट अपना वही जो पुराना फॉर्मूला √2h/g से भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब स्पीड या वेलोसिटी फिक्स हो। बाकी प्रॉपर मेथड ये होता है। ठीक है बच्चों, अभी ये क्लियर है, अन्वेषा क्लियर है ये? ठीक, बोलो कोई डाउट हो पूछ लो। ओके, अब बच्चों वापस समझो, वही सिचुएशन है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट बोल्ट। बच्चों इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन ये है, लिफ्ट की ये गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये है, ये 7.5 मीटर। अब t=0 पे बच्चों इससे बोल्ट डिटैच हो गया। तो बच्चों एक बार इतना ड्रॉ कर लो, ठीक है, कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, स्टार्टिंग जब t=0 है तब लिफ्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन 5 ऊपर है। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये है, ठीक है। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया बच्चों। ओके, अब बच्चों इसमें लिख लो, बच्चों ये लिखा ही हुआ है, बोल्ट डिटैच फ्रॉम लिफ्ट एट t=0। अब बच्चों इसमें आप लिखो, राइट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट जस्ट आफ्टर डिटैच। राइट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एंड, ये चलो इतना ही ठीक है, राइट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन जस्ट आफ्टर डिटैच। राइट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट जस्ट आफ्टर डिटैच। एक बार बच्चों लिख लो, फिर मैं चेक कराता हूँ, बहुत आसान है बच्चों, जिससे मैं पूछूं वो आंसर बताए। प्राप्ति तुम बताओ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जस्ट आफ्टर डिटैच किस तरफ? डाउनवर्ड। देखते हैं एक्सीलरेशन 0। अन्वेषा आप बताओ, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर डिटैच किस तरफ? डाउन। एक्सीलरेशन ओके। परी तुम बताओ, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन किस तरफ? एक्सीलरेशन तुम बोलो किस तरफ? किस तरफ? ओके, तुम बोलो प्रज्ञा। ओके, आस्था तुम बोलो। ओके, तुम्हारा क्या नाम है? देव। हाँ देव, तुम बोलो वेलोसिटी। ओके, और एक्सीलरेशन? राहुल तुम बोलो। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा हूँ, लिफ्ट के फ्रेम में, ठीक है ना? क्या चीज़? ओके, तुम बोलो आयुष। ओके, यथार्थ तुम बोलो।
ओके आदित्य तुम बोलो कितनी, और एक्सीलरेशन? ओके राहुल तुम बोलो, हाँ सॉरी रोहित रोहित किस तरफ, और एक्सीलरेशन क्यों, और वेलोसिटी? ओके बच्चों समझो, वेलोसिटी होगी 10 अपवर्ड, 10 अपवर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई चीज डिटैच हो तो वो अपनी वेलोसिटी साथ लेके जाएगा, वेलोसिटी हमेशा कैरी होगी। और वेलोसिटी वर्ड का मतलब होता है विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही थी तो उसका हर एक पुर्जा ऊपर जा रहा था, उसका हर पार्ट ऊपर जा रहा था, तो उसका हर नट बोल्ट वगैरह कहाँ जा रहा था, ऊपर। तो डिटैच होने से पहले उसकी वेलोसिटी उस नट बोल्ट की कहाँ थी, ऊपर, क्योंकि अगर नीचे होती तो वो जाता ही नहीं। तो पहले उसकी वेलोसिटी 10 ऊपर थी, तो डिटैच होने के जस्ट बाद भी वेलोसिटी क्या होगी, 10 ऊपर। इतना समझ पाए ना? तो बच्चों डिटैच होने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी अपनी क्या होगी, 10 ऊपर। अब कोई भी चीज अगर हवा में आ गई तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और पक्का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 होगा, पक्का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 होगा। ये चीज बच्चों समझे, ये दोनों पॉइंट बच्चों समझ पाए ना? ठीक है। अब बच्चों इसमें हम पहले साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, कैसे भी ले लो आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ बच्चों क्या साइन कन्वेंशन है? चलो ऊपर प्लस नीचे माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों मुझे टर्म्स बताना, देखो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, बताओ बच्चों विथ साइन क्या होगा, +10। एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट लिफ्ट +5। अब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट +10। एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट -10। अब बच्चों बताओ, अगर लिफ्ट में कोई बंदा देख रहा है, इसमें अगर क्वेश्चन वो ये कि वो अभी चलो लिखवा दूंगा, कितने टाइम में वो टकराएगा, तो कितना लिफ्ट में चलता हुआ दिखाई देगा, 7.5, वो चलो बाद में करते हैं। अब बच्चों अगर मैं पूछता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, 10 - 10 0। एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो -10 -5 कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, यहां तक बच्चों चेक करके बताओ, कोई दिक्कत? अब इसमें मान लो सेकंड आप लिख लो, ये सारे टर्म्स क्लियर है ना? ठीक है ना? परी बोलो कोई डाउट हो किसी भी टर्म में? मयंक तुम्हें क्लियर है? ठीक, ठीक है ना बच्चों? बोलो राहुल कोई डाउट? -15 क्यों लिखा है, ये डाउट है ना? देखो ABL, AB - AL, बोल्ट का कितना है -10, लिफ्ट का कितना है 5, तो -15। और देखो कोई दिक्कत हो? ठीक है ना? ठीक, ओके। अब सेकंड बच्चों लिखो, कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम in which, calculate time in which bolt strike floor, calculate time in which bolt strike floor। सही है? तो बच्चों अब डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो नीचे की तरफ है तो माइनस का 7.5, तो अब S = UT + ½ AT², -7.5 0T ½ एक्सीलरेशन बच्चों -15 T²। अब बच्चों यहां से देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गए, T² तुम्हारे पास आ गया 15/15 1, तो टाइम बच्चों कितना आ गया, 1 सेकेंड। ठीक है, बोलो बच्चों कोई डाउट, ये चीज समझ पाए? अब बच्चों इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो, डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे समझो,
टाइम अपने पास क्या होता है √2h/g, तो 2 हाइट कितनी है बच्चों 7.5, लेकिन g की जगह रिलेटिव एक्सीलरेशन ले लो, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है 15, तो चेक करोगे आंसर 1 सेकेंड। समझ पाए बच्चों? तो खैर ये चीज छोड़ो, ये कंफ्यूज करेगी, ये बात के लिए रख लेते हैं। अभी ये चीज समझो बच्चों, समझ पाए इसे? तो प्रॉपर तरीके से हम कैसे एक्सीलरेशन लिखेंगे, कैसे वेलोसिटी लिखेंगे, कैसे बाकी चीजें लिखेंगे, समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ओके। अब बच्चों जैसे आप अपने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन देखना, तो बच्चों एक ही क्वेश्चन है आपके में, वो देखते हैं बच्चों। पेज 137 क्वेश्चन 51, पेज 137 क्वेश्चन 51। बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दो केस है तुम्हारे पास। एक काफी ऊंची लिफ्ट है, काफी ऊंची लिफ्ट है। पहले तुम मान लो v0 स्पीड से फेंक रहे हो, ये रुकी है और ऐसे वापस आ गई, ठीक है? तो टाइम तुम्हें लगा t। बच्चों बताओ v0 से फेंका है, ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का u/g, टोटल टाइम। तो पहले केस का बच्चों हमने डायरेक्ट लिख लिया, ये टाइम लगेगा, ठीक है ना? पहला केस क्लियर है ना? ठीक। अब दूसरे केस में बच्चों तुम्हें क्या दिया है, ए पार्टिकल इज थ्रोन अप इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट, ये सब ठीक है, ठीक है। नाउ इट इज थ्रोन अगेन द सेम इनिशियल स्पीड v0 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमने फेंका है, ठीक है? एट द टाइम ऑफ सेकेंड थ्रो लिफ्ट इज मूविंग विद स्पीड v0, तो बच्चों ये खुद v0 से जा रही है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ g दिया है, तब इस पार्टिकल को लिफ्ट के अंदर v0 स्पीड से फेंका है, लिफ्ट के अंदर v0 स्पीड से फेंका है, यानी कि बच्चों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 2v0 हो। समझो बच्चों, जैसे बच्चों तुम रुके हो, ये 10 से भाग रही है, तो तुम्हें बताओ बाहर से देखने पे इसकी रफ्तार क्या दिखी 10, ये v0 से भाग रही है तो v0, अब ये खुद इसके अंदर v0 से भागने लगे तो तुम्हें रफ्तार बढ़ती हुई दिखेगी, तो बाहर से देखने पे क्या दिखेगी 2v0, ठीक है? तो अब कंक्लूजन समझो बच्चों, रिलेटिव स्पीड v0 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है v0, तो ग्राउंड से देखने पे क्या होगी 2v0, वो अलग चीज है, ये सिचुएशन है। तो बच्चों अब ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तुम्हें टाइम निकालना। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? पहले केस में रुकी हुई लिफ्ट है, टाइम अपना क्या आया 2v0/g। अब लिफ्ट v0 की रफ्तार से भाग रही है और g एक्सीलरेशन ऊपर है, तब हमें इसका टाइम बताना है। बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों समझो, मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व कर रहा हूं। हाँ बोलो। ये देखो जाने का टाइम v0/g, आने का टाइम v0/g, टोटल टाइम 2v0/g। समझ गए ना? या अभी मेथड से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अब बच्चों समझो, बताओ बच्चों लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या है, किस तरफ? तो कोई प्लस माइनस ले लेते हैं, बताओ किस तरफ प्लस या माइनस में? बताओ लिफ्ट का एक्सीलरेशन प्लस g, लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी v0,
बोल्ट का या पार्टिकल का एक्सीलरेशन बोलो, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी, नीचे की तरफ जी मतलब माइनस। तो बच्चों याद रहे केवल वेलोसिटी कैरी होती है, एक्सीलरेशन नहीं होता, माइनस। हवा में कोई भी चीज है एक्सीलरेशन माइनस है। अब पार्टिकल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी लिखता हूं तो क्या है 2v0, ग्राउंड से देखने पे क्या दिखेगी 2v0। अब पार्टिकल का बच्चों एक्सीलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो AP माइनस AL कितना हो जाएगा -2g। वेलोसिटी v0 वो दे भी रखिए, क्या ठीक है। अब बच्चों फेंका, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे फेंका, मेरे हाथ में ही आ गई, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा 0। तो कोई बंदा लिफ्ट में खड़े होकर ऐसे फेंका और लिफ्ट में ही गिर गया, तो उसे डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा 0। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। अब वही S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओ बच्चों, क्या आ रहा है समझ गए ना। यहाँ पे भी बच्चों S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे तो 2v0/g आ जाएगा। अब वही कहानी बच्चों यहाँ करनी, करो। बोलो ईशान। हाँ, आंसर तो चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, कोई परेशानी लग रही है। एक जगह प्लस जी, एक जगह माइनस जी। देखो लिफ्ट में क्या होता है, इंजन फिट होता है, तो लिफ्ट अपनी एक्सीलरेशन को कुछ भी कर सकता है, इंजन या मोटर फिट होती है। तो लिफ्ट चाहे तो अपने एक्सीलरेशन को ऊपर 10 कर सकती है, ऊपर 15 कर सकती है, ऊपर 20 कर सकती है। तो मान लो लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर 20 है तो उसको हम 2g लिख सकते हैं, 30 ऊपर है तो उसको +3g लिख सकते हैं। लेकिन पार्टिकल में थोड़ी कोई इंजन वगैरह होता, वो हवा में आएगा तो उसका एक्सीलरेशन पक्का g होगा। लिफ्ट या कोई बैलून है या एरोप्लेन है, उनमें इंजन वगैरह होता है, उनका एक्सीलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें दिया है कि इसका एक्सीलरेशन g अपवर्ड है, g मतलब 10 अपवर्ड है, तो वो इसकी मोटर की वजह से। ओके हाँ बोलो b, ठीक है। देखो बच्चों अब S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू v0t हाफ -2g t स्क्वायर। एक t बच्चों कट गया, तो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ t कितना आ गया v0/g। तो बच्चों बताओ पिछले वाले के कंपैरिजन में कितना टाइम लग रहा है, आधा। वो 2v0/g है, ये v0/g है, तो यहाँ टाइम तुम्हारे पास कितना लग रहा है आधा। तो अब टाइम अगर हम लिखते हैं तो दैट इज t/2, जैसे ये t है उससे आधा टाइम लग रहा है। बच्चों बताओ समझ पाए। तो लिफ्ट वाली सिचुएशन में क्या करना होगा, कुछ समझ पाए बच्चों। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहता है, बहुत ध्यान से प्लस माइनस लेके सारी चीजें लिखनी होती हैं, तब जाके वो सॉल्व होता है, ठीक है ना बच्चों। ओके कर लो बच्चों इतना फिर। तो बच्चों जो अपना अभी रनिंग चैप्टर है वो इसी के साथ अपना ओवर होता है, हमें इससे ज़्यादा इसमें अब नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब बच्चों जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो ये एकदम एक तरीके से आप बोल सकते हो एक सेपरेट चैप्टर होता है। कंपैरेटिवली बच्चों पुराने वालों के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें थोड़ा रुकी हुई रहती है। यहाँ क्या है, लिफ्ट चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, तो चलती हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती है। एनएलएम में क्या होता है, चीज़ें रुकी हुई रहती हैं, रुकी हुई चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा आसान होता है। तो कंक्लूजन बच्चों मेरा ये है कि अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेन फिजिक्स बच्चों यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने पढ़ा है जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है, वो फिजिक्स नहीं होती है, वो मैथ्स रहती है। तो वो मैथ्स का पार्ट होता है, तो वो मैथ्स में आप बहुत डिटेल में वैसे ही सीखते हो, तो वो अपने आप आ ही जाता है। फिजिक्स में बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, बेसिक लेवल का ही ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है बच्चों काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ठीक है हर जगह ज़रूरत पड़ती है, लेकिन
एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हर जगह थोड़ा थोड़ा यूज होता है, तो आगे भी थोड़ा बहुत यूज होगा पर बहुत कम। v इक्वल टू यू प्लस सी टी, बस बेसिक फॉर्मूला लगाने लायक। तो कहना क्या मेरा मतलब ये है कि इससे पहले अगर किसी का कुछ छूट गया हो, कुछ भी रह गया हो, तो वो अपने दिमाग से ये हटा दे कि भाई उसे आगे का समझ में नहीं आएगा। यहाँ से वो फ्रेश माइंड से अपनी सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर रखे, हर क्वेश्चन को रेगुलर जाके करे और ट्राई करे कि यहाँ से कोई चीज़ मिस ना करे, क्योंकि ये लगभग लगभग अपना सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसे बच्चों में हटा देता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों? कर लो। हाँ बोलो आयुष। एनएलएम में ये यूज होगा बट बहुत कम, बहुत बेसिक। जो आप 9th-10th में पढ़ते हो v इक्वल टू यू प्लस सी टी, वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा बट बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है ना, नॉर्मल लेवल का यूज होगा। ऐसी वेक्टर जो हम पढ़ते हैं वो भी यूज होगा बट नॉर्मल लेवल का, कि रिजॉल्व करना आई जे वगैरह, जो कि हमें आता है। ठीक, ठीक है बच्चों, चलें अभी आगे। ठीक ठीक, अब बच्चों हेडिंग आप लिख लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों इसे एक लेके ट्रांसफर कर देना। हाँ, चैप्टर का नाम है बच्चों, आपके में भी उसी नाम से है ना? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब बच्चों इसमें पहली हेडिंग तुम लिख लो फोर्स। पहली हेडिंग बच्चों तुम लिख लो फोर्स। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों फोर्स के बारे में किसी को कुछ पता हो तो बताएं, हैंड राइज करके बताएं। पर हाँ बोलो। चेंज, पर किस तरह का चेंज थोड़ा सा बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। और बच्चों जैसे बच्चों आयुष ने ये बताया कि फोर्स वो होता है जो बॉडी में किसी भी तरह का चेंज करता है। तो बच्चों कुछ कुछ ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये बॉडी अगर हम एक बार मान लें, ये अगर हम बॉडी मान लें, ठीक है, तो बच्चों देखो ये बॉडी अभी ऐसी है, इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो आप देखो इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो रहा है, शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो रहा है। तो फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी को डिस्टॉर्टेड या उसका शेप बदलता है। तो फोर्स किसी बॉडी का शेप बदलता है। इस चीज को बच्चों हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में। तो अभी हम ये शेप बदलने वाला पार्ट नहीं कंसीडर करें, हालांकि सही है ये। यहाँ कहाँ से लिखी मैंने, जिसकी भी हो आपकी देखिए। ठीक है, तो फोर्स किसी बॉडी का शेप बदलता है, बट अभी के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम इसका आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, उसमें देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चों बताओ फोर्स के बारे में किसी को कुछ पता हो, हैंड राइज करके बोले बार, जो भी कुछ पता हो टूटा फूटा। बिल्कुल सही है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में यूज होता है। जैसे बच्चों मान लो ये चेयर अभी रुकी है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे मूव करने लगेगी। तो फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। बिल्कुल ठीक है। और बच्चों चलो बताओ बच्चों, स्केलर है या वेक्टर? फोर्स किस तरह का है? वेक्टर। कैसा है? वेक्टर। फोर्स कैसा होता है? वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट डाइन। याद है बच्चों? नहीं याद है तो मान लो, कुछ नहीं। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है बच्चों, बताओ फोर्स और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होता है? F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये चीज क्लियर है? ठीक है,
अब बच्चों इसके अलावा हम एक आध और यूनिट यूज करते हैं, वो समझना। फोर्स की एक आध और यूनिट क्या होती है, एक होती है किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, तो किलोग्राम फोर्स क्या होता है, जिससे बच्चों बताओ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। बच्चों मान लो यहाँ 2 किलो की कोई चीज मैंने छोड़ दी, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, 2 इंटू 9.8, कितना हो गया, 19.6 न्यूटन। तो इसी 19.6 को हम बोल देते हैं 2 kg F, 2 किलोग्राम फोर्स। ऐसे बच्चों 1 kg की कोई चीज हो, उस पर क्या फोर्स लगेगा, 1 इंटू 9.8, यानी कि 9.8 न्यूटन। इसी 9.8 को हम बोल देते हैं 1 kg F। समझ गए बच्चों? तो किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 9.8 न्यूटन, और अगर 10 ग्रेविटी मान रहे हो तो 10 न्यूटन। समझ गए ना? किलोग्राम फोर्स का क्या मतलब होता है, 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन। बोलो बच्चों, इतना समझ पाए? यहां तक कोई दिक्कत? अब फोर्स बेसिकली क्या होता है, किसी को धक्का देना या खींचना, किसी को धक्का देना या खींचना। जैसे इसको अगर हम खींचेंगे, ये फोर्स है, किसी को धक्का दे रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, फोर्स। तो फोर्स अपना क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन बदलता है। जैसे बच्चों चेयर को मैंने खींचा तो वो चल पड़ी, तो रेस्ट से मूव करने लगी, मतलब स्टेट ऑफ मोशन बदल गई। ये अगर कोई मूव करती हुई चीज आ रही है, उस पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो फोर्स अपना क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। तो बच्चों कंक्लूड करते हैं, फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, धक्का देना या खींचना। क्या करेगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा। क्लियर है? स्टेट ऑफ मोशन से मतलब रुकी हुई चीज को चला देगा या चली हुई चीज को रोक देगा। क्लियर है? स्केलर या वेक्टर, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 9। डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो तो ML T-2। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? फिर केजी एफ या किलोग्राम फोर्स मैंने बता ही दिया, 9.8 न्यूटन। तो बच्चों आप इतना नोट कर लो, फोर्स में इट इज ए सम काइंड ऑफ पुश और पुल by which we can change state of motion of an object. It is a some kind of push or pull by which we can change state of motion of an object. तो किसी को धक्का देना या खींचना ही फोर्स है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हैं। पुश या पुल किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों ML T-2। अदर यूनिट बच्चों 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन, और अगर ग्रेविटी को 10 मान रहे हो तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। फोर्स और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन हो जाता है, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों। अब जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड की है उसे एक बार देखो बच्चों, ठीक है। उसमें बच्चों आप 3rd नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 3rd नंबर, या चलो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, कोई नहीं। फर्स्ट कर लो, चलो पहले फर्स्ट कर लो। A force of 100 डायन act on a particle of mass 5 ग्राम 10 सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो तुम्हें बताना, ठीक है ना, करो। A force of 100 डायन act on a mass of 5 ग्राम for 10 सेकेंड, वेलोसिटी तुम्हें बतानी है क्या होगी। बच्चों इतना कर लिया ना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जिससे भी सॉल्व होता है हैंड राइज करे, बहुत आसान है। बी देखते हैं, और कोई? बोलो बच्चों, सी। यथार्थ तुम बोलो, तुमने क्या किया? ओके, आदित्य तुम बताओ। राहुल? टेन टू द पावर 3। आगे बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें इतना कंफ्यूज हो रहा है। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u 0 है, एक्सीलरेशन और टाइम कितना है 10 सेकेंड, बस एक्सीलरेशन ही तो चाहिए। अब बच्चों ऑप्शंस भी देखोगे तो सेंटीमीटर में ही है, तो आपको कुछ कन्वर्जन वर्जन की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देखो सेंटीमीटर में ही। फोर्स कितना है बच्चों 100 डाइन, तो डाइन ही बना रहना दो उसे। मास कितना है 5 ग्राम, उसे ग्राम ही रहने दो, चेंज मत करो। तो ये कितना आ गया 20, और सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि बच्चों हमने सब कुछ सीजीएस में लिया है, तो ये भी अपने पास सीजीएस में आ गया। अब इसको अगर मैं सीजीएस में यहाँ रख दूंगा तो फाइनल आंसर मेरे पास भी सीजीएस में ही आ जाएगा, खत्म। मुझे कोई कन्वर्जन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वो भी कर, वो तो एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। समझ पाए ना बच्चों? वापस देखो, एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 100 डाइन, मास 5 ग्राम, तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शन सीजीएस में ही है, तो हम सब कुछ सीजीएस सिस्टम में यूज कर लेते हैं। तो ये सीजीएस, ये सीजीएस, तो ये भी सीजीएस। फिर एक्सीलरेशन हमने सीजीएस में लिया, टाइम सेकंड वो सीजीएस में होता है, वो कोई दिक्कत है नहीं, बस ये आंसर सीजीएस में आ गया। तो अपने पास जो ऑप्शन है वो सीजीएस में अवेलेबल है, तो अपने पास आंसर क्या आ गया सी, खत्म। बोलो बच्चों कहीं दिक्कत हो? एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास, खत्म कहानी।
अब सेकंड ट्राई करो बच्चों, जब मैं पूछूं बच्चों तब आंसर बताना। बच्चों फोर्स ये है और एक्सीलरेशन ये है, तो तुम्हें मास निकालना है। बच्चों सेकंड कर लिया, हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। प्रज्ञा तुम बताओ क्या किया। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास। तो एक्सीलरेशन 1, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों क्या लिखा हुआ है 6, 8 और 10 है ना, तो 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर अपॉन मास। एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स में 6, 8 और 10 है। याद करो बच्चों, आई जे के में हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो मास बच्चों यहाँ से क्या आ गया 100, और ये भी 100 मतलब 200। फाइनल आंसर 10√2, खत्म। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है। एक्सीलरेशन ये, मास तुम्हारे पास क्या आ गया 10√2। बोलो बच्चों कोई डाउट इसमें अभी। ठीक है, अब बच्चों थर्ड ट्राई करो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, जिसका हो जाए वो फोर्थ कर सकता। सेकंड वाले में बच्चों कोई डाउट तो नहीं। बच्चों बताओ थर्ड किसी से हुआ। हाँ आंसर तो पता नहीं, मुझे ये बताओ किया क्या है। सर ये इसमें थी की वैल्यू पुट करी, तो सर उसके बाद जो सॉल्व उसको डिवाइड बाय 3 सॉल्व करा और डिवाइड बाय 3 हो गया। नहीं, और कोई। बच्चों फोर्स दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी पूछी है, ठीक। आसान सा है बच्चों, बहुत आसानी से हो जाएगा, करो एक बार, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो बच्चों मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। फोर्स को मास से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या मिलता है, वेलोसिटी। बस अब करो, समझ गए ना। पहले मास से डिवाइड करके एक्सीलरेशन निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। करो आप। ओके अब बच्चों हुआ किसी से, कर लो। जैसे फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन तुम्हारे पास ये आ गया, एक्सीलरेशन ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें वेलोसिटी दे देगा। अब करो, समझ पाए ना बच्चों इतना।
कर लिया? क्या आ रहा है? ए। और कोई? बी, ए। और बच्चों अब तो आसान सा है, थोड़ा तो दिमाग चलाओ। देखो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी 2 टी स्क्वायर का बच्चों टी क्यू बाई 3 आई 4/3 टी का बच्चों टी स्क्वायर बाई 2 जे प्लस सी। अब सी होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सी क्या हो जाएगा? 0। सी होता है इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है तो वो चीज क्या हो जाएगी? 0। बोलो बच्चों ये क्लियर है? ठीक है ना? अब बच्चों देखो टाइम कितना दिया है? 3, तो 3 का क्यूब आई 2/3 3 का स्क्वायर जे। अब बच्चों एक इससे कट गए तो 18 आई कट गए 6 जे। ठीक है ना बच्चों? फाइनल आंसर क्या आ गया? 18 आई 6 जे। ए ऑप्शन। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चेक करो बच्चों, जिस भी स्टेप में तुम्हें दिक्कत लग रही हो आराम से पूछो। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है ना? चलें बच्चों आगे। अब फोर्थ रीड करो बच्चों। तो बच्चों एक बार अपने हिसाब से सोचो, फिर जब मैं पूछूं तब एक्सप्लेन करना या बताना। बच्चों बताओ फर्स्ट 3 में कोई दिक्कत तो नहीं? निशा क्लियर है फर्स्ट 3? ठीक। प्राप्ति तुम्हें क्लियर है? अन्वेषा तुम्हें क्लियर है तीनों? ठीक। तो बच्चों जैसे मान लो ये सीट है तो इसका सॉल्यूशन तुमने मान लो अपनी कॉपी में किया है P1 में सपोज 40 पे, तो यहाँ लिखा होना चाहिए कि P1 40, P1 40 या P1 43। तो उस तरह से हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। समझ पाए? वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप देखोगे कि हर एक का पेज नंबर यहाँ लिखा है तो आपको खुद ही लगेगा कि मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हर एक का सॉल्यूशन है। कभी भी कोई क्वेश्चन आप वापस करते हो, अटकते हो, उस पेज नंबर को खोल के डायरेक्ट देख सकते हो। बच्चों बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फोर्थ वाला बच्चों बताओ जिससे हुआ, फोर्थ वाला जिससे हुआ हो, जो भी कुछ सोच रहा हो अपने हिसाब से बताए, हैंड राइज करें जो भी उसके बारे में बताना चाहें। बोलो बच्चों फोर्थ, कोई भी उसके बारे में गलत सही जैसा भी बताना चाहे। बोलो बच्चों, बोलो अक्षर। बी क्यों लग रहा है बताओ? तो बी इक्वल होगा, आगे बोलो। हाँ सी कर सकता है, तो बाकी क्यों गलत है? जैसे ए में बोला है मस्ट बी इक्वल टू F2, इसमें क्या बुराई है? मस्ट बी अनइक्वल टू F2। और बोलो बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं, समझो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों कोई डेटा ले लेते हैं, मान लो बच्चों ये, हाँ बोलो बोलो। हाँ आयुष बोलो अगर कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ क्यों है बोलो। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, यहाँ वो वैल्यू वाइज पूछ रहा है, वो बात तो सही है कि पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ वो जहाँ तक है मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F1। फिर आंसर बी। ए क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा तो सी क्यों नहीं हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके हाँ आदित्य तुम बताओ क्यों होगा? पुष्पेंद्र हाँ। और
चलो देखते हैं, समझो। देखो लेट से बच्चों ये 5 किलो का है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। मान लो बच्चों इस पे कुछ 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कितना आएगा? एक्सीलरेशन कितना आएगा? 4। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 4। मान लो बच्चों तुमने 4 सेकंड तक लगाया, तो हर एक सेकंड या 5 सेकंड तक लगाया, तो हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है? 4। तो 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 20। अब तुमने क्या किया, इसको हटा के इस पे उल्टी डायरेक्शन में मान लो 20 न्यूटन लगा दी। तो अब बताओ 20 न्यूटन उल्टी डायरेक्शन में लगा दो तो एक्सीलरेशन अब किस तरफ आएगा? इधर। कितना आएगा? 4। तो अब हर एक सेकंड में 4 कम होगी, तो 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 0। ठीक हो गई। अब मान लो तुमने 20 न्यूटन की जगह 40 न्यूटन लगाया होता, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना आता? 8। तो हर एक सेकंड में कितनी कम होती? 8। 20 है, मान लो 2.5 सेकंड में रुक जाता, 2.5 सेकंड में रुक जाता। मान लो तुमने 10 लगाया होता, तो एक्सीलरेशन कितना आता? हर एक सेकंड में 2 कम होती। 20 वेलोसिटी है, 10 सेकंड में जाके रुक जाता। तो आप 20 लगाओ, 40 लगाओ, 10 लगाओ, 5 लगाओ, 100 लगाओ, रुक तो जाएगा ही। तो ऐसा कोई पक्का थोड़ी कि हमें बिल्कुल 20 लगाया है तो 20 ही लगाएं, कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, रुक तो जाएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F1 एक्ट ऑन पार्टिकल सो दैट इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू V. The force F1 replaced by another force of magnitude F2 which decelerate rest. ठीक है, अब दोनों बराबर ही होने चाहिए। पहले में दिया मस्ट बी इक्वल टू F2, तो ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि हमने 20 लगाया तो 20 ही लगाना पड़ेगा। आप देखो 20 लगाओ, 40 लगाओ, 10 लगाओ, उल्टी डायरेक्शन में कुछ भी लगाओ तो वो रुक ही जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है। सेकेंड, F1 मे बी इक्वल टू F2, हाँ बराबर हो सकते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, होने को बराबर भी हो सकते हैं। F1 मस्ट बी अनइक्वल टू, पक्का अनइक्वल ही होना चाहिए, वो भी कोई जरूरी नहीं है, बराबर होंगे तब भी तो रुक ही जाएगा। तो अनइक्वल होने ही चाहिए ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो बच्चों अब चारों में अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा? सेकंड। चारों में अगर हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो क्या हो जाएगा? सेकंड। समझ पाए बच्चों अभी से? तो अभी इसमें कोई दिक्कत। अब बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसे एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम की तरह से आप रख लें, तो उसे ट्राई करना, उसमें दिमाग लगाना वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर अच्छे से उसमें दिमाग लगाना वो बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी ये मान के चलना कि अगर वो नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन है, पर थोड़ा इससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो एक दो क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से या उससे रेगुलर दे दिया करूँगा जो टफ होंगे, उनमें आप थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना, फिर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे ही फिफ्थ में एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा टफ है, तो नहीं बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिमाग दौड़ाना। चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फेज में आप लिख लो फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों समझो, हमने बहुत तरह के फोर्सेस सुने हैं या देखे हैं, बहुत तरह के फोर्सेस सुने या देखे हैं, ठीक है। उनको फंडामेंटली हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फोर्सेस कौन कौन से सुन रखे हैं? mg का मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? रस्सी के फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। रस्सी के फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। फिर स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मान लो मस्कुलर फोर्स, बहुत तरह के फोर्सेस हमने सुन रखे हैं, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं।
केमिकल फोर्स जैसा तो नहीं सुना है मैंने, केमिकल फोर्स जैसा नहीं सुना है, हाँ ठीक है, हाँ बच्चों समझो। हाँ, तो बहुत तरह के फोर्सेस हमने सुन रखे, उनको फंडामेंटली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटली हम 4 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड कर सकते हैं। 4 कैटेगरी कौन सी होती है वो अभी हम लिखेंगे। ग्रेविटेशनल, पहली क्या है, ग्रेविटेशनल। तो बच्चों ग्रेविटेशनल का हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं, अभी बस थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, बेसिक भी नहीं, फॉर्मूला। अगर किसी को पता हो, दो पार्टिकल हैं m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो आयुष। बिल्कुल सही है, दो पार्टिकल के मासेस m1 m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। ऐसी बच्चों दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच के फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब समझो बच्चों, ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर है, हम 11th में ही 4-5 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, अभी बस जो फॉर्मूला बताया उतना ही याद रखना। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में पहला चैप्टर होता है, पूरे 2-3 चैप्टर तक खूब पढ़ते हैं, तो अभी बस K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर उतना ही सुनना। फिर आते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, तो वो बच्चों 12th में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर आता है वीक फोर्सेस, वो भी हम 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, अभी बस हम इंट्रोडक्शन टाइप देख रहे हैं। तो बच्चों अब समझो, जो 4 तरह के हमने फोर्सेस पढ़े हैं, उनमें लास्ट के 2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, केवल न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेंगे 12th क्लास में, तो वो आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अब बच्चे कौन से 2, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सीधा सा फंडा है, mg का जो फोर्स है, mg का जो फोर्स है वो फंडामेंटली क्या है, ग्रेविटेशनल। बाकी कोई भी है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जैसे मैंने पूछा, मान लो रस्सी का जो फोर्स है टेंशन, उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फ्रिक्शन का फंडामेंटल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, उसका फंडामेंटल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी और फोर्स तुम्हें दिख रहा है वो सब फंडामेंटली क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ गए ना बच्चों। ठीक, तो अब बच्चों आप लिखते चलो फंडामेंटल फोर्सेस। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2, इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो वो अट्रैक्शन का फोर्स बच्चों होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना सा याद रखना है, और याद नहीं भी रहे तो ऐसे कोई फिलहाल काम में नहीं आएगा। फिलहाल बच्चों अगर आपको ये याद नहीं भी रहे तो कोई ऐसे काम में नहीं आएगा। ऐसे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये फोर्स बच्चों तुम्हारे पास हो जाता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स तुम्हारे पास K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो याद क्या रखना है, मेनली ये समझना है कि mg को छोड़ के सारे फंडामेंटली क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बस ये चीज फिलहाल मान के चलनी। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं टाइम टू टाइम हर एक फोर्स को जब डिस्कस करूंगा तब और डिटेल में बताऊंगा। बच्चों मान लो ये प्लस माइनस चार्ज होते तो इनमें क्या लगता, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, प्लस प्लस में रिपल्सिव, और माइनस माइनस में, ठीक है ना, माइनस प्लस में, ठीक है। इतना कर लिया बच्चों, कर लो।
ठीक है बच्चों, कर लो। बच्चों इसे हटा देता हूं, फिर कर लिया, ठीक है। अब इनमें बस नाम लिखना है और कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक फोर्सेस, तो इनमें केवल नाम लिखना है और कुछ भी नहीं। क्या होते हैं थोड़ा बहुत हम 12th में पढ़ते हैं, बाकी इनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस नाम के लिए, ठीक है। तो कोई भी फोर्सेस ऑफ फंडामेंटली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। लास्ट के 2 बच्चों 12th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, इतना क्लियर बच्चों, इसे हटा दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों लिख लो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। बच्चों याद करो वेक्टर में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, क्या होता है इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो। अगर बच्चों नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास, एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास, तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों अब समझो, कई बार हमारे दिमाग में ये फिट होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पे, पर ये सही नहीं। ये चेयर बच्चों रेस्ट पे है, ये चेयर रेस्ट पे है, बताओ इसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बताओ बच्चों एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी फिक्स है, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, नेट फोर्स, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो याद रहे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो, यानी कि रेस्ट पे भी हो सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। अब कई बार बच्चों मान लो जैसे मैंने तुम्हें बोला इधर 10 न्यूटन फोर्स है, बताओ ये इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है। मान लो इधर 5 न्यूटन लग रहा है, अब इक्विलिब्रियम में है, अब 5 न्यूटन और लगा दिया, अब है, तो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि भाई कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग सकता है पर बैलेंस हो जाना चाहिए, जैसे ये 10 इन दोनों से बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब सभी का वेक्टर सम जीरो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये समझ गए, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें आप लिख लो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है सभी का वेक्टर सम जीरो, सभी का वेक्टर सम जीरो। एक्सीलरेशन बच्चों क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो के दो मतलब होते हैं, या तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा या मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स से मतलब होता है सभी का वेक्टर सम